नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं में पहला चैप्टर पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। बहुत ही सरल एवं संक्षिप्त ये चैप्टर है प्यारे बच्चों। आइए हम सबसे पहले एक दृष्टि डाल लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले संसाधन क्या है संसाधन, और उसके बाद हम लोग इसमें ये देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण किस किस के आधार पर किया गया है। जैसे 4 आधार पर जो है संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है और वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वो संसाधन है आपके जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। 4 प्रकार के आधार पर जो है संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन क्या है, भू संसाधन क्या है, भारत में भू संसाधन क्या है और भारत में भू प्रारूप। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकरण संरक्षण उपाय। उसके बाद मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा जो है कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे जलोढ़ मृदा क्या होती है, काली मृदा क्या होती है, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। इसके बाद आखिरी हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो है मृदा अपरदन और संरक्षण। ये हमारा जो है क्या है आखिरी हेडिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस जो है चैप्टर को 2 वीडियो में कवर करेंगे, आधा आज और आधा कल। बिल्कुल सरल और संक्षिप्त शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं रहेगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक आराम से देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं का मैंने जो है आलेख लिखा है, बहुत सुंदर और संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों में। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पहला जो है टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है क्या हमारा प्यारे बच्चों, संसाधन। हमारा जो पहला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है, संसाधन। ये संसाधन है क्या, है ना, संसाधन आखिर है क्या। संसाधन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जिनसे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो। संसाधन क्या होते हैं, वे साधन जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे जल संसाधन क्या है, जल क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि जल से हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि हम जल से जो है अपने विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, पीते हैं, उसके कपड़े धोने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने जानवरों को पिलाने में मदद करते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं। इसी प्रकार वन भी क्या है, एक संसाधन है, वन्य जीव भी क्या है, एक संसाधन है, मृदा क्या है, एक संसाधन है। तो जिन संसाधनों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम संसाधन कहते हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ डेफिनेशन दिया है, वो थोड़ा सा कठिन शब्दों में दिया है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन मैंने जो बताया आपको बिल्कुल सरल बताया है। और इसमें क्या लिखा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। संसाधन हम उसी को कहेंगे जो हमारे लिए लाभदायक है। यदि कोई ऐसा संसाधन है जिनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता प्यारे बच्चों, तो वो हम संसाधन उसको नहीं कहेंगे, उसको हम संसाधन की संज्ञा नहीं देंगे। संसाधन वही होगा जिनसे हमें लाभ मिले। ठीक है प्यारे बच्चों, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है संसाधन कहलाते हैं। अब मुझे आशा है कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। संसाधन के बाद हम आइए उसके बाद जो है पढ़ते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का
वर्गीकरण। ये जो टॉपिक है ये बहुत सरल है, आप सबने इसको कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार के आधार पर किया गया है। आप सब जानते हैं, अच्छे से मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जैव संसाधन और एक होता है आपका अजैव संसाधन। अब उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में आप सबको बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद हमारा है मेरे प्यारे बच्चों समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब होता है जो खत्म हो सकता है ना। और इसमें 2 प्रकार के संसाधन है और वो दोनों संसाधन है हमारे नवीकरणीय संसाधन, सॉरी हाँ नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद जो है हमारा इसको थोड़ा बढ़िया बनाएं। हाँ देखो प्यारे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये दोनों संसाधन आपने कक्षा 7वीं 8वीं में ही पढ़ा होगा, हालांकि मैं आगे भी इसको बताऊंगा। उसके बाद हमारा तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर ये संसाधन मेरे प्यारे बच्चों कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी होता है। फिर विकास के स्तर के आधार पर प्यारे बच्चों, विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन होते हैं, जैसे संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। तो आइए सबसे पहले एक एक जो है संसाधन के बारे में हम जो है वर्णन करें। ठीक है, अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्या प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन कौन से संसाधन है? 2, एक जैव संसाधन और दूसरा हमारा क्या है? अजैव संसाधन। क्या है हमारा? एक जैव संसाधन और एक हमारा है प्यारे बच्चों अजैव संसाधन। देखो जैव का मतलब होता है प्यारे बच्चों जीवन। जैव का मतलब क्या होता है? जीवन। तो सबसे पहले देखेंगे जैव संसाधन है क्या। जैव संसाधन मेरे प्यारे बच्चों जिन संसाधनों में जीवन पाया जाता है, जो सजीव होते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। यानी जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? एक संसाधन है और इसमें जीवन पाया जाता है, ये जैव संसाधन है। इसी प्रकार वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, इन सब में जीवन पाया जाता है, इसलिए ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनमें क्या हो? जीवन पाया जाता हो, जो सजीव होते हों, जिनसे हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करें, है कि नहीं? ये क्या हो गया? जैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जिसमें जीवन व्याप्त है, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। हमारा दूसरा जो है संसाधन है अजैव संसाधन। ये अजैव संसाधन, अजैव मतलब निर्जीव, जिसमें जीवन ना पाया जाता हो। यानी निर्जीव वस्तुओं से मेरे प्यारे बच्चों, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हैं और धातुएं हैं। चट्टानों से भी हमें कुछ लाभ मिलता है, धातुओं से भी हमें जो है लाभ मिलता है। धातुएं भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। धातुओं से हम विभिन्न प्रकार के तार बनाते हैं, धातुओं से विभिन्न प्रकार के हम आभूषण का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चट्टानें हैं और धातुएं हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है? अजैव संसाधन है, क्योंकि इनमें जो है जीवन पाया नहीं जाता है। ये तो हो गया प्यारे बच्चों हमारे संसाधन किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार का मतलब ये होता है कि जो खत्म हो सकते हैं, जो नहीं खत्म हो सकते। यानी कि इसमें 2 प्रकार के संसाधन आते हैं। एक है हमारा नवीकरणीय संसाधन और एक है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। ये सब तो बहुत सरल है। नवीकरणीय, नवी मतलब होता है नया, करणीय मतलब करने वाला, जो नया हो सके। वे संसाधन
जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जिन्हें हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, या फिर जिनकी प्रकृति में असीमित जो है मात्रा है, जो कभी न खत्म होने वाले संसाधन हैं, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो कभी न खत्म होने वाले हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जानते हैं ना, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। जो पवन से प्राप्त ऊर्जा होती है, हम उसको क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम देखें कि सौर ऊर्जा और जो है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसके अलावा जल, आप जानते हैं ना, जल कभी खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है। जल कभी खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है। वन्य जीवन और जो वनों में रहने वाला जो जीवन है, जो जीव जंतु हैं, वो भी जल्दी खत्म होने वाले नहीं हैं। हम इन संसाधनों से असीमित मात्रा में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद, अनवीकरणीय संसाधन देख रहे हैं ना। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम दोबारा इनका इस्तेमाल जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, वे संसाधन जिनका इस्तेमाल हम बार बार नहीं कर सकते, जो खत्म हो सकते हैं इस पृथ्वी पर से, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। आप जानते हैं इस संसाधन के अंतर्गत तेल आता है, कोयला आता है, इसके अलावा आप पेट्रोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? पेट्रोल कह सकते हैं, है ना। पेट्रोल भी क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल के बाद आप कोयला भी कह सकते हैं, कोयला। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, कोयला के बाद आप प्राकृतिक गैस कह सकते हैं। प्राकृतिक गैस के अलावा आप मिट्टी का तेल कह सकते हैं। मिट्टी का तेल भी क्या है? आपका अनवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी का तेल क्या है प्यारे बच्चों? जिसको हम कैरोसिन कहते हैं, ये भी क्या है? आपका अनवीकरणीय संसाधन। क्योंकि ये सब एक बार अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इस धरती पर जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए इन सारे ईंधन को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। इन सारे ईंधन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये जीवों के अवशेष से जो है बनते हैं, और जीवों के अवशेष होने के कारण इनको बनने में बहुत समय लगता है, और ये चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनके बनने में काफी वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हम इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमको इन संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम इसका काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। आप जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें इस प्रकृति में सीमित मात्रा में है प्यारे बच्चों। इसलिए अगर एक बार जल्दी से हम इसका जो है बेवकूफ़ी पूर्वक जो है इस्तेमाल करेंगे, तो खत्म हो जाएगा। अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम वैकल्पिक जो है संसाधनों की ओर ध्यान दे रहे हैं, नवीकरणीय संसाधनों की ओर ध्यान दे रहे हैं, ताकि ये जो अनवीकरणीय संसाधन है, इनके खत्म होने के बाद तुरंत हम उन विकल्पों पर डिपेंड हो जाए जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कभी बाधित ना हो। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ये है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है एक प्रकार का अधिकार,
किसका अधिकार किन संसाधनों पर है। इस प्रकार का जो है वर्गीकरण स्वामित्व का आधार कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर प्यारे बच्चों कई प्रकार का होता है। जैसे एक है हमारा व्यक्तिगत, क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल रिसोर्स, यानी जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। यानी जिन पर किसी मनुष्य का विशेष अधिकार होता है, जिनमें किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक परिवार का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जिसका जो है किसी एक व्यक्ति का जिस संसाधन पर अधिकार हो। जैसे आपका जमीन है, आपका खेत है, आपका क्या है? खेत है ना, भूखंड है, और आपका घर है, जायदाद है, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। क्या आपके पास जो जमीन है उसमें 4 लोगों की जमीन है? क्या पड़ोसियों का भी जमीन आपकी जमीन में है? नहीं ना। तो वो क्या है? आपका व्यक्तिगत संसाधन है। और हम अपने उस जमीन से अपने लिए क्या करते हैं? अनाजों की जो है फसल उगाते हैं। इससे हम अपने दैनिक कार्यों के लिए भोजन प्राप्त करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी विशेष व्यक्ति यानी निजी व्यक्ति का जो है उस पर अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये जो है समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला वीडियो है आप तक जो है मैं जो पहुंचा रहा हूं, इसलिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो सकता है बोलने में त्रुटियां आ जा रही होंगी, लेकिन आप धीरे धीरे समझते रहेंगे तो बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों जो है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है। जैसे अगर हमने कहा कि व्यक्तिगत संसाधन, तो इसके जो मालिक होते हैं वो क्या होते हैं? निजी व्यक्ति। हमारा अगला क्या है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक का मतलब होता है समुदाय, यानी कि जिसमें कई लोग हैं। यानी कई लोग का मतलब होता है जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क, जैसे मेरे प्यारे बच्चों सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए जो है पार्क नहीं होता, पिकनिक स्थल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, खेल का मैदान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये पूरे कम्युनिटी के लिए होता है, ये पूरे समुदाय के लिए होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। यानी जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय का मतलब नेशनल रिसोर्स, यानी देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी हमारे देश में जितना भी चीज है वो सब किसका है? हमारे देश का है। भाई आपका जो जमीन है ना, वो तो आपको दिया गया है, आपके नाम से लिखा गया है, लेकिन देखा जाए हकीकत रूप में ये क्या है? आपके देश का है, अपने देश का पूरी संपत्ति है। तो अपने देश की जो संसाधन है, सारी चीजें हैं, वो सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर से सभी संसाधन क्या होते हैं? देखो यहाँ पर लिखा है, तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। अगला संसाधन हमारा है, चौथा संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल रिसोर्स। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का अर्थ ही होता है बच्चों जो मतलब अपने देश से अपर लेवल पर हो, है ना। तो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों का अंतरराष्ट्रीय सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे महासागर है, अगर हम चाहें कि हम ही अकेले, हमारा ही राष्ट्र अकेले उस महासागर का इस्तेमाल करे तो ऐसा नहीं हो सकता। उन महासागरों पर कई देशों का अधिकार होता है। अगर हमें उसका इस्तेमाल करना होगा तो उसके लिए जो है हमें क्या करना होगा? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति लेनी होगी।
हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की क्या लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर के हम उस जो है संसाधन का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी ऐसे संसाधन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे संसाधन जो है क्या कहलाते हैं, जो 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन होते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अब तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों ये 3 आधार पर। अब आपका अगला है, ये अगला आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है विकास के स्तर के आधार पर। किसके आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर भी होते हैं बच्चों संभावी संसाधन और विकसित संसाधन। क्या होता है, संभावी संसाधन और विकसित संसाधन, फिर भंडार, फिर संचित कोष। ये 4 बातें हैं किसके अंतर्गत, विकास के स्तर के आधार पर। आइए एक एक जो है हम यहाँ पर चर्चा करें। प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है क्या दिया है आपका दिया है संभावी संसाधन। तो वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण स्वरूप भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। और ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, संभावी संसाधन। संभाविक मतलब जिसमें संभावना व्यक्त किया गया हो, ऐसे संसाधन जिसमें संभावना हो कि हमें जो है लाभ होगा, ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहा जाता है। जैसे भारत के पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी भाग है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे क्या है, राजस्थान है, गुजरात है, वहां पर क्या है हमारा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। जानते हैं राजस्थान में काफी जो है गर्मी पड़ती है और वहां पर हमें सूरज की किरणें निरंतर जो है मिलती रहती हैं, इसलिए हमको वहां से सोलर एनर्जी जो है आराम से मिल सकती है, जिनसे हम बहुत अपने काम को आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहा जाता है क्योंकि इसमें संभावना है, अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। विकसित मतलब जो विकसित हो चुका है, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनका सर्वेक्षण प्यारे बच्चों किया जा चुका है, यानी ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है जो है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। विकसित का मतलब डेवलपमेंट रिसोर्स, यानी ऐसे संसाधन जिनका सर्वे किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब अगला है मेरे प्यारे बच्चों भंडार। क्या है हमारा भंडार, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है लेकिन प्रौद्योगिकी बोले तो टेक्नोलॉजी, क्या प्यारे बच्चों, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जब तक हम जो है टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे, जब तक तकनीकी नहीं अपनाएंगे तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। बस केवल भंडार है, देखते रहें। जैसे कहते नहीं कि आपके घर में सोना पड़ा है लेकिन अब उस सोने से आप कोई लाभ नहीं ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि उस सोने से हम कैसे लाभ उठाएं, तो हम उसको केवल भंडार कहेंगे, संसाधन तो कहेंगे, लेकिन हम उससे जब उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी नहीं पता है, हमें तकनीक का ज्ञान नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। यदि हमें तकनीकी पता चल जाए, हमें टेक्नोलॉजी आ जाए हमारे हाथों में, तो हम जान जाएंगे कि हाँ, हम इस सोने से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम इसका तमाम जो है कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों आभूषण के अलावा भी तारों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बहुत कई चीज़ों में कर सकते हैं, अभी दिमाग में हमारे नहीं आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए भी यहाँ पर दिया है कि जल
दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जल क्या है? दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। मतलब हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा जो है उपयोगी है और ऑक्सीजन भी, है ना। ये क्या है, हमारे पास जल भी है, जल अपार है, 3 भाग जल ही जल है, 1 भाग स्थल है। हमारे पास जल इतना है कि हम उसी जल से, हमारे पास जानते हैं कि जल दो जो है तत्वों से मिलकर के बना है, किससे किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हम फिर भी जल का इस्तेमाल केवल पीने में कर पा रहे हैं, थोड़ा सा जो है बिजली उत्पादन में कर पा रहे हैं, है ना। और इसका इस्तेमाल हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो है एक ऐसा संसाधन है जो धरती पर से कभी नहीं खत्म हो सकता। ये संसाधन क्या है? नवीकरणीय है, मतलब कभी खत्म होने वाला संसाधन नहीं है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अगला संसाधन है संचित कोष। ऐसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है, जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है, परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे बांधों में जल, वन आदि क्या है? संचित कोष हैं। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है। ये भंडार का क्या है? एक हिस्सा है ना, देख रहे हो ना, भंडार का ही हिस्सा है, लेकिन अभी जो है जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है, लेकिन उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मतलब किया जा सकता है लेकिन अभी उपयोग शुरू नहीं किया गया है, तो इसे हम संचित कोष कहेंगे। जैसे बांधों में जल, वन आदि क्या है? संचित कोष हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास मानव अस्तित्व के लिए संसाधन क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। जरा सोचो, आपके पास जल ना हो तो फिर क्या जीवन संभव है? नहीं है। अगर आप मृदा ना हो तो क्या फिर जीवन संभव? कहाँ रहेंगे, कहाँ अपने आवास बनाएंगे, कहाँ जीव जंतु विचरण करेंगे, कैसे भोजन करेंगे? तो क्या संभव है? नहीं संभव है। इसी प्रकार वन्य जीव संसाधन भी एक क्या है? संसाधन है, संसाधन का हिस्सा है। तो ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो गई? देखो, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों को ह्रास हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपने फायदे के लिए जंगलों का जो है विनाश करना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग जो है पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने लिए करते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि कहीं ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी जो है उतना नहीं है जितना आपको मिल रहा है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल का संरक्षण करना चाहिए। इसी तरह जो है बहुत सारे लोगों ने क्या किया? जीव जंतुओं का शिकार करने लगे। बहुत सारे लोगों ने जीव जंतुओं का इसलिए शिकार किया क्योंकि इससे खाल मिलती थी, उनको सींग मिलते थे, इससे उनको मांस मिलता था, चमड़ा मिलता था। अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो प्रकृति हमको जवाब देगी, और प्रकृति में अगर हम अलग छेड़छाड़ करेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत पैदा करेंगे, तो उसका भुगतान तो हमें करना ही होगा, है ना। और प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधन का संचय, जिसमें समाज के दो हिस्सों, संसाधन संपन्न अमीर और संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बंट जाना। जब जो है कुछ जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो संसाधनों पर ज्यादा अधिकार कर लेंगे, तो भाई वो तो संपन्न अमीर हो जाएंगे, और जो नहीं अधिकार जमा पाएंगे तो वो तो गरीब ही कहलाएंगे। इसलिए संसाधन दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक जो फायदा उठा लेते हैं और एक जो फायदा से वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिकी संकट को पैदा किया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। अब बताओ जरा, एक चीज ध्यान देना कि आप लोग भूमंडलीय तापन सुना है ना? भूमंडलीय तापन अगर नहीं जानते प्यारे बच्चों, भूमंडलीय तापन तो मैं बताता हूं, ग्लोबल वार्मिंग इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में। ग्लोबल
वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि इस धरती का जो तापमान है, इस धरती का जो तापमान है प्यारे बच्चों, निरंतर बढ़ रहा है। यदि इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जो ग्लेशियर है, जो क्या है, ग्लेशियर है, बर्फ के बड़े बड़े जो है टुकड़े हैं, वो क्या होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। जब पिघलने लगेंगे तो समुद्र का जो जल स्तर होगा वो बढ़ता जाएगा, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, वो धीरे धीरे जलमग्न होते जाएंगे, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब सारा भूभाग जो है उस पानी में समाता चला जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है इससे जीव जंतुओं को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जीवन जो है बहुत कठिन हो जाएगा। इसी को कहते हैं जो है भूमंडलीय तापन, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पूरे संसार का, पूरे भूमंडल का गर्म हो जाना। तो हम प्रदूषण जब फैलाएंगे तो इस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वो डूबेंगे, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्रलय जो है छा जाएगा और इस पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। है ना, समझ में आया भूमंडलीय तापन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजोन परत अवक्षय। क्या है ओजोन परत अवक्षय? हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समताप मंडल में एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत। अगर ओजोन परत अगर ना हो तो इस धरती पर जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि सूरज में क्या होता है, यूवी किरण होता है बच्चों। कौन सी किरण होती है, यूवी किरण, यूवी किरण, है ना। कौन सी किरण होती है, यूवी। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, यू फॉर अल्ट्रा, वी फॉर वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। ये जो परावैंगनिक किरणें होती हैं वो मनुष्य ही नहीं, इस धरती के समस्त जीवों के लिए खतरा होती हैं, क्योंकि इस यूवी किरण से मेरे प्यारे बच्चों, यूवी किरण से जो है बहुत ढेर सारा खतरा हो जाता है। इससे त्वचा कैंसर, इससे क्या हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है, अंधापन आ जाता है, और जो है तमाम बहरापन, मतलब कि बहुत सारी विकृतियां मनुष्यों में छा जाती हैं, जीवों में छा जाती हैं, जीवन संकट में पड़ जाता है अगर ये ओजोन परत जो है क्षय हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ओजोन परत को सेफ रखें। कैसे रख सकते हैं, जब हमारा जो है पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, हमारा पर्यावरण जो है सेफ रहेगा, यानी हम वायु जो है प्रदूषण पर नियंत्रण रखें। जब जो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखेंगे तो इससे जो है हमारी वायु सुरक्षित रहेगी। इसकी वजह से हमारा जो ओजोन परत है वो भी सेफ रहेगा, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओजोन परत एक अम्ब्रेला यानी छाता के रूप में जो है हमारी सहायता करता है। और क्योंकि सूरज में जो परावैंगनिक किरणें आती हैं वो क्या करती है, ओजोन परत जो है उसको छान देती है, जिससे वो हानिकारक जो किरण है ना वहीं ऊपर ही रह जाती है, और जो सही किरण है वही पृथ्वी पर आ पाती है। अगर हमारा प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो जाएगा तो वो जो है ओजोन परत जो है अवक्षय हो जाएगा, यानी पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से जो परावैंगनिक किरणें हैं वो छन करके इस धरती पर आने लगेंगे। जब आने लगेंगे तो पृथ्वी का जो जीवन होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रदूषण को रोकना चाहिए, कम से कम प्रदूषण को फैलाएं, यही हमारा दायित्व होना चाहिए। हमारा जो अगला टॉपिक इसी में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसी का कि मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। उसके अलावा दिया है प्यारे बच्चों, संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं। अगर संसाधनों का हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमारा जीवन
संकट में पड़ जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे है कि सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता की उपेक्षा न करें। पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा न करें। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है। क्या लिखा है? सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा ना करे। अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें है मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया है, क्या दिया है? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है, यानी कि जो रिसोर्स है उसकी प्लानिंग क्या है, किस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। इसके लिए दिया है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। सोपान माने चरण, यानी कैसे कैसे जो है हम अपने इस संसाधन को बचा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे इस संसाधनों को लंबे समय तक हम इस जो है पृथ्वी पर रख सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे पहला दिया है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना शामिल होते हैं। मतलब ये हमें पता करना चाहिए कि क्षेत्र का सर्वे करना चाहिए, क्षेत्र का क्या करना चाहिए? सर्वे करना चाहिए। फिर मानचित्र बनाना चाहिए, मतलब ये पता करना चाहिए कि कहाँ कहाँ संसाधन है और उसका एक हमें मैप बना लेना चाहिए। फिर संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाएं कि उसमें क्या क्या गुण है, कितनी मात्रा में है, और फिर उसको हम मापें, मतलब कितनी मात्रा में वो चीज है। और दूसरी बात है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, कौशल यानी स्किल, और संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशन जो है प्लानिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी ढांचा है उसको तैयार करना चाहिए। क्या क्या संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए चाहिए? प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन, ढांचा तैयार करना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, वो है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। समन्वय मतलब होता है सामंजस्य यानी संतुलन। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में क्या करना चाहिए? समन्वय स्थापित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो संसाधन होगा वो नियोजित होगा, बेहतर प्लानिंग के द्वारा हमें और लंबे समय तक उपयोग में संभव होगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों भू संसाधन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भू संसाधन। भू मतलब क्या होता है? जमीन, धरती, है ना। तो अब देखें जरा, भू संसाधन में ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि संसाधन में हम जानते हैं कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं, है ना। जितने प्राकृतिक वनस्पति हैं, जितना भी वन्य जीवन है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रियाएं हैं, परिवहन, संचार व्यवस्था, ये सब किस पर आधारित है? भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है। अगर कहा जाए भाई अगर आपके पास 3 बीघे जमीन है और आप 3 भाई हैं, तो जब 3 भाई हैं तो बाद में 1-1 बीघा मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तन जाएगी जमीन 1-1 बीघा। 3 बीघा है तो हम उसको तान करके 5 बीघा 6 बीघा कर दें, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, हमारे पास जमीन सीमित है, हमारे पास भूमि सीमित है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसी भूमि को जो है इस तरह से प्लानिंग करें जिससे हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और हमारी आवश्यकताओं की भी आसानी से पूर्ति हो जाए। ठीक है ना। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं कि भूमि क्या है प्यारे बच्चों? एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए।
आगे हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में भूमि संसाधन, और ये जो है ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या लिखा है कि भारत में भूमि संसाधन, तो भारत में भूमि संसाधन वाला जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक एक लाइन तैयार कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से प्रश्न फंसेंगे। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। कितना? 43% जो है, कितना प्यारे बच्चों? 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। कितना? 43%, याद रख लेना 43%। अब उसके बाद बच्चों दिया है कि लगभग 30%, लगभग कितना? 30%, लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित हैं जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि 43% जो है क्या है? भू क्षेत्र मैदान है जो किसके लिए? कृषि के लिए, उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। इसी प्रकार जो 30% है वो क्या है? भू क्षेत्र पर पर्वत स्थित है। पर्वत का काम क्या होता है? ये नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि यहीं से नदियों का भी उद्गम होता है और ये पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु होती है वो पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। और उसके बाद जो बचता है मेरे प्यारे बच्चों 27%, जो 27% है वो पठारी क्षेत्र है। क्या है? पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्रों में क्या क्या है? पठारी क्षेत्र है जैसे खनिज है, उसमें जीवाश्म ईंधन है और वनों का अपार संचय कोष है। तो लगभग 27% पठारी क्षेत्र। ध्यान में एक बार फिर से रख लें आप लोग प्यारे बच्चों कि जो 43% है, 43% आपका क्या है बताओ जरा? भू क्षेत्र मैदान और मैदान है। भू क्षेत्र क्या है? मैदान है। इसके अलावा जो 30% है वो क्या है? वो पर्वत स्थित है। बाकी जो 27% है उसमें पठारी क्षेत्र है। समझ में आया ना? पठारी क्षेत्रों में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन, खनिज है और वनों का पार संचय है। इसी प्रकार 43% जो भू क्षेत्र है वो किसके लिए? कृषि के लिए, उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। 30% जो भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है वो किसके लिए है? नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप, आइए हम इसकी जो है चर्चा विस्तार से करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों भारत में भूमि उपयोग प्रारूप क्या है उसको देखें जरा। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं जैसे भौतिक कारक, भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। मानवीय कारक यानी कि जो इंसान के द्वारा जो फैक्ट उत्पन्न होते हैं जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल हैं। हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना? इतना जो है क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का। लेकिन एक चीज ये ध्यान देना है कि इसके केवल, लिखा भी है, इसके केवल 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी 7% जो है भूमि का उपयोग कहाँ हो रहा है पता नहीं है। क्योंकि लिखा है क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों, असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारे पास जो 93% है उसी के बारे में जानकारी है, बाकी 7% कहाँ भूमि उपयोग हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कि जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। लिखा भी है कि इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में
पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। यानी 19% में ये शामिल है कि जम्मू और कश्मीर जो है पाकिस्तान ने कुछ कब्जा कर लिया, कुछ चीन ने जो है कुछ अधिकार कर लिया है, इसलिए उसके भी बारे में जानकारी विशेष प्राप्त नहीं है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारा क्या है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। तो हम जानते हैं कि कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन यानी वन का विनाश, अति पशुचारण यानी बहुत ज्यादा जो है मवेशियों से चरवाना, खनन में भूमि यानी कि जमीन को खोदना, ये क्या है, निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। निम्नीकरण का मतलब होता है उसकी जो है जो उर्वरकता है वो खत्म हो जाना, उपयोगिता खत्म हो जाना, उसी को कहते हैं भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण को कैसे रोकें, उसका उपाय क्या है, भूमि निम्नीकरण को रोकने का उपाय क्या है, उसको आइए हम लोग जो है इस जो है टॉपिक से हम चर्चा कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि भूमि निम्नीकरण को रोकने का उपाय क्या है। पहला तो है हमारा वनारोपण। क्या है, वनारोपण यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाएं, जिससे जो है वो वन विभाग में जो है कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे वो जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इससे जो है मिट्टी की पकड़ मजबूत हो जाएगी, है ना। इससे क्या होगा कि भूमि जो है सुरक्षित रहेगी। चारागाहों का उचित प्रबंधन, ये कोशिश करें कि हम जो है चारागाहों को सही जगह पर बनवाएं। फिर पशुचारण नियंत्रण, ज़्यादा जो है पशु अगर एक ही स्थान पर चरते हैं तो वो भी जो है मिट्टी की जो उपयोगिता होता है ये घट जाती है। रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण कर देना चाहिए। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए। खनन पर नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है खनन करने से भी भूमि जो है भूमि की उपयोगिता घट जाती है। अब है हमारा अगला टॉपिक बच्चों, मृदा संसाधन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। मुझे आशा है मेरे प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो, पहला वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला जो थोड़ा सा बचा है ना उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपको समझ में भी आए, मज़ा भी आए, बढ़िया से आप उसको पढ़ भी सकें, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेन पॉइंट है उसको आप कॉपी में लिख लिया करें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। प्यारे बच्चों, आप सब कमेंट में ज़रूर जो है लिख करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, अपना नाम लिखना ज़रूर ना मतलब कि अपना नाम लिखना ना भूलें, और आप जो है किस विद्यालय में पढ़ते हैं अपने विद्यालय का नाम भी ज़रूर लिख देना। और नाम जो है अगर आप लिखे रहेंगे तो हम आपके इस नाम को अगले वीडियो में ज़रूर जो है पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत। आप सब अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें।